वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? तो बास स्ट्रेट या बास जल संधि, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैपिंग, राइट। और ये थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन था। वाई इट वॉज मॉडरेट? क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। जो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं दे कैन मेक यू कन्फ्यूज। बहुत सारे लोग इसमें तस्मानिया लगा के आए होंगे, लाइक उन्होंने तस्मानिया पढ़ा होगा और तस्मानसी लगा के आए होंगे, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। आंसर इज बास स्ट्रेट एंड देयर फॉर आई डू नॉट थिंक दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन। अगर ये उन्होंने सुंडा स्ट्रेट पूछी होती तो वो एक ईजी क्वेश्चन होता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ईजी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। ब्राज़ील हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। वो ये कह रहे हैं कि ब्राज़ील में साउथ अमेरिका के देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो आपको हो सकता है कि ये पता हो या नहीं पता हो, बट क्योंकि ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है तो दिस इज़ द कॉमन सेंस कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो सकती है। दूसरी बात है कि एशिया कॉन्टिनेंट, उसके पास हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। दिस इज़ रॉन्ग। हम सबको पता है अफ्रीका इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ होप्स, ऐसा उसको बोला जाता है, और अफ्रीका में जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा देयर इज़ पॉपुलेशन पिरामिड, जैसे जैसे ग्रो होती है कोई कंट्री कोई रीजन तो वहाँ पे पॉपुलेशन का डिक्लाइन होता रहता है। तो एशिया अभी कंपेरेटिवली बेटर है अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका में डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारा उनका मोर्टेलिटी रेट है, इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ रेट भी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन हो जाता है गलत। और जैसे आप 2 को हटाते हो यहाँ से, यहाँ आई थिंक दिस इज़ थर्ड, आप 2 को हटाते हो तो आप रह जाते हो 1 और 3 के साथ। आपको पता है कि यहाँ से 1 तो अपने आप ही करेक्ट हो जाने वाला है कि ब्राज़ील हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तीसरा स्टेटमेंट है कि अफ्रीका इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या अफ्रीका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है दुनिया का? आपको पता होगा कि अफ्रीका एक्चुअली में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, राइट। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो यूरोप बहुत ही मतलब रिलेटिवली जोग्राफिकली छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया को भी एक कॉन्टिनेंट माना जाता है, तो वो भी बहुत छोटी सी जगह है। तो इतनी बड़ी अफ्रीका में अगर अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी तब भी ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नहीं हो सकता। और इसको आप कंपेयर करिए एशिया से, एशिया में इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, इस वजह से एशिया इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ साउथ कोरिया है, जापान है, तो यहाँ पे एरिया वाइज बहुत कम एरिया है, अनटिल अनलेस आप रशिया वाले रीजन को लेके आप कंफ्यूज हो जाओ। अदरवाइज़ तो एशिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। अफ्रीका इज़ नॉट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, एशिया है, तो थर्ड भी हो जाता है गलत और आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे उन्होंने कुछ फसलों के नाम बताए हमें और यहाँ पे कुछ देश के नाम है, तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो उन्होंने नहीं पूछा है और दूसरा आपको एक रफ़ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है। लाइक रबड़ इज़ वेरी फेमस, मलेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में रबड़ होती है, इट्स वेरी मतलब कॉमन। चाय श्रीलंका इज़ फेमस फॉर टी, इंडिया इज़ फेमस फॉर टी। कोकोआ नाइजीरिया, जो मतलब आप अगर देखोगे वेस्ट अफ्रीकन देश हैं उनमें अच्छी खासी जो कॉफ़ी है, कोकोआ है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन कहवा को आपने कभी नहीं सुना होगा उज्बेकिस्तान में, सो दिस इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। कहवा को उज्बेकिस्तान में कहवा नहीं मिलता है। सो दिस वॉज आई थिंक अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको अंदाज़ा है वर्ल्ड के एग्रो क्लाइमेटिक एरियाज़ का, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। इसके बाद देयर इज़ 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज़ द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट? उन्होंने ये पूछा था कि किस वस्तु का हिस्सा भारत निर्यात में सर्वाधिक है। मतलब वो ये नहीं पूछ रहे कि भारत निर्यात क्या करता है, भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बेचता है, मिनरल ओर्स भी बेचता है, हैंडीक्राफ्ट भी बेचता है और इंजीनियरिंग गुड्स भी। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि शेयर सबसे ज़्यादा किसका है इसमें। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, कृषि उत्पाद में, लाइक दिस पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कमोडिटी मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेड नहीं है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। इन द 5th क्वेश्चन उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि लोक नृत्य और उनकी उत्पत्ति का स्थान आपको बताना है, कि जो फॉक डांस है और वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। तो यक्षगान सबको पता होगा कि दिस इज़ वेरी फेमस फॉर कर्नाटका, यक्षगान कर्नाटका में होता है, तो ये ऑब्वियसली बहुत
नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद है काई कोट्टिकल, जो केरला में होता है। अब आपने भले ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये तो आपको पक्का पता होगा कि यक्षगान राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में आई थिंक कठपुतली करके एक होता है, एक वहाँ पे घूमर है, वो फेमस है। कोली महाराष्ट्र में फेमस है। हिमाचल से नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कुल्लू वैली हिमाचल में है, तो हिमाचल से वहाँ का फोक डांस तो होगा ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 था कि डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉज येलोइंग ऑफ पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता है कि इसमें से कौन से तत्व की कमी के कारण पौधे जो हैं वो पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी पौधे में हम बहुत ज़्यादा जनरली, ये किसी भी पौधे के लिए है, कोई स्पेसिफिक पौधा नहीं पूछा उन्होंने, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। बोरॉन शायद स्पेसिफिक केसेस में होता हो। फॉस्फोरस और कैल्शियम भी उतना नहीं होता है। हम लोग ज़्यादा सुनते हैं NPK, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप नाइट्रोजन के साथ नेचुरली जा सकते थे। हाउएवर ये किसी के लिए बहुत कठिन क्वेश्चन भी हो सकता है इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। इसके बाद लिस्ट 1 को उन्होंने लिस्ट 2 से मिलाने के लिए बोला था। उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे, लाइक कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और कुछ उनकी विषय वस्तु है। तो ये बहुत मतलब रिलेटिवली ये इजी क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन बहुत सिंपल दिए हैं। विनय पिटक को खाली एक ऑप्शन में वो 3 से मिला रहे हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन में वो 3 से मिला रहे हैं। तो विनय पिटक और सूत पिटक, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब विनय पिटक यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियम से संबंधित है, तो आपको ये तो वाला ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है। सूत पिटक फिर आप लोगों को बहुत पता ही होगा कि बुद्ध की शिक्षाएं हैं सूत पिटक में, तो बी मिल जाता है 2 से। नाउ बी को हमें 2 से मिलाना है, सॉरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी मिलेगा 2 से। फिर अभिधम्म पिटक, ये फिलोसफिकल मैटर्स या दार्शनिक जो मामले हैं बुद्ध धर्म से संबंधित उनके बारे में बताता है। अब ये 3 पिटक ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस हैं। महावंश पिटक ये क्या है, ये क्षेत्रीय इतिहास हैं। स्पेशली महावंश और दीपवंश हमें श्रीलंका का इतिहास बताते हैं। जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है, श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री है वो हमें बताती है महावंश और दीपवंश ग्रंथ। तो इसका आंसर हो गया ए, एंड दिस वॉज रिलेटिवली डुएबल क्वेश्चन। इसके बाद 8th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रबी पल्स क्रॉप। इनमें से कौन सी रबी पल्स क्रॉप नहीं है। एक तो आपको फोकस करना है वर्ड रबी पे, कि इनमें से वो फसल रबी की नहीं होनी चाहिए, लाइक खरीफ की हो सकती है, और फिर दलहनी होनी चाहिए। तो अब इन्होंने ऑप्शन में सारी दलहनी फसलें ही दी हैं, तो उतना डीप में नहीं जाना, बस आपको रबी और खरीफ का पता होना चाहिए। सो ग्रीन ग्राम या मूंग जो है ये रबी की फसल नहीं है, राइट। सो दिस वॉज ऑल्सो रिलेटिवली डुएबल। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो कि या रीजनिंग के थे जो कि क्वाइट डुएबल थे, लाइक ये क्वेश्चन देखिए आप। आशीष सुबह 7 बजे में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है, मतलब 7 बजने में भी 20 मिनट कम है, विच मीन्स कि 6:40 हुए हैं, और 25 मिनट में कुलान के घर पहुंच जाता है। तो 25 मिनट यहाँ से आप और जोड़ दीजिए, तो 7:05 पे वो कुणाल के घर पे होगा। अगले 15 मिनट में वो अपना नाश्ता करते हैं, तो 15 मिनट उनको नाश्ता करने में लग गए, तो हो गए 7:20, जहाँ अब नाश्ता करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो ऑफिस के लिए अब वो जा रहे हैं, यहाँ पे 7:20 पे वो अपने ऑफिस के लिए निकल दिए हैं, और जहाँ पहुँचने में 35 मिनट उनको लगते हैं। तो ऑफिस पहुँचते टाइम हुआ होगा 7:55। वे अपने ऑफिस पहुँचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकले थे। तो ये मतलब बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए 7:20 पे ही निकले होंगे, है ना, जब यहाँ से निकले तभी तो अपने घर से निकले। तो इसका आंसर हो गया 7:20। रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम प्रेशर में आपको नहीं किया हो क्लिक, हालांकि क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है। 17 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 35, और ये 35 का स्क्वायर लिखा हुआ है 1225। 13 और 14 को आप जोड़ेंगे तो होगा 27, 27 का स्क्वायर होता है 729, और 19 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो होगा 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो दिस वॉज ऑल्सो डुएबल। हालांकि हो सकता है कि कभी कभी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन हमको क्लिक नहीं करते हैं जनरली, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर कर गया तो अच्छी बात है, नहीं कर गया तो यू शुड प्रैक्टिस मोर। द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। अब ये क्वेश्चन किसी को गलत नहीं करना चाहिए। ये लास्ट ईयर की सबसे बड़ी न्यूज़ थी आई थिंक, कि डी गुकेश ने डिंग लेरेन को, जो कि चाइनीज़ प्लेयर थे, उनको हरा के फिडे वर्ल्ड कप जीता था। तो ये पता होना चाहिए। दिस वॉज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं करके आए हो तो मतलब आप करंट अफेयर में कुछ पढ़ के ही नहीं गए हो।
अब इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन था फैमिली रिलेशनशिप का, या मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि आपको बताना था कि कौन किस ऑक्यूपेशन से है। क्वेश्चन ये है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU, राइट। ये 6 लोग हैं परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, क्यू एक डॉक्टर है। तो हमने सबसे पहले क्यू को स्थान दे दिया कि क्यू एक डॉक्टर है। अब क्यू डॉक्टर है और फादर है टीका, तो मतलब अब फादर है तो क्यू तो मेल ही होगा। दूसरी बात है कि यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ आर, यू जो है ये ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर है तो मतलब है कि ये भी मेल ही होगा, और ये ग्रैंड फादर है आर का। तो यहाँ से भी थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है हमें कि आर 3rd जनरेशन में ही होगा ऑब्वियसली। दूसरी बात वो कह रहे हैं अब आर एंड इज कॉन्ट्रैक्टर, तो ये यू भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्टर है। यस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, अब ये जो यस है, क्योंकि क्यू जो था वो टी का फादर था, तो यस जो है वो टी की ग्रैंड मदर है, एंड ग्रैंड मदर है तो ऑब्वियसली शी विल बी अ फीमेल जनरली। और एंड शी इज हाउस वाइफ, देयर इज़ 1 डॉक्टर, एक फैमिली में एक डॉक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक नर्स है, एक हाउस वाइफ है, तो हमें 3 तो मिल गए, हमें हाउस वाइफ मिल गई, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, डॉक्टर मिल गया। अब और 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर, तो आपको बताना है कि इसमें मेल कौन होंगे। बेसिकली लॉजिक आपको ये लगाना था कि क्यू और यू का तो हमें पता है कि ये तो मेल है ही हैं, तो मतलब हमारा ऑप्शन इनमें से कोई एक होने वाला था। पी के बारे में पता है कि ये डेफिनेटली फीमेल है, राइट। अब क्या टी का क्या जेंडर है वो सब कुछ डिसाइड करेगा। टी के जेंडर के बारे में कहीं पे भी बात नहीं की गई है, ना तो टी के जेंडर के बारे में हमें कुछ पता है, ना तो आर के जेंडर के बारे में हमें कुछ पता है, मतलब हम इनडिसाइसिव हैं। और जब तक कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं दिया होता है तब तक आपको ये मान के चलना होता है यू हैव टू बी जेंडरल न्यूट्रल, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद अगेन एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। इंट्रोड्यूसिंग श्याम ए लेडी सैड, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, तो ये श्याम है, इसके फादर के फादर इन लॉ, द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, तो इनके श्याम के कोई फादर इन लॉ हैं और उनके फादर इन लॉ वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो ये दोनों लोग कैसे हो गए, रिलेटेड हो गए आपस में, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हाउ इज श्याम रिलेटेड टू दिस लेडी, तो ये हो गए श्याम के फादर इन लॉ, ये हो गई श्याम की मदर इन लॉ, तो ऑब्वियसली श्याम इनका क्या है, श्याम इनका है सन इन लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद 14th क्वेश्चन था, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट was held in the United Kingdom for the first time in 2025 featuring teams from India and other countries। इनमें से कौन सा वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय खेल पहली बार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीम ने भाग लिया। अब नॉर्मली आपको पता होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी इंग्लैंड में नहीं हुआ है, कोई 2025 में कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं है। हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में भी हम पढ़ते हैं, कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार ही हुआ होगा। आप सोचिए हॉकी वर्ल्ड कप कब से हो रहा है, सालों से, सेंचुरीज से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार यूके में ऑर्गेनाइज किया गया हो, है ना, क्योंकि हॉकी बहुत पुराना गेम है, क्रिकेट बहुत पुराना गेम है। आज तक क्या कभी यूके में मतलब वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ होगा क्रिकेट का। ऐसे आप बैडमिंटन के बारे में सोचिए कि बैडमिंटन कितना पुराना गेम है, मतलब एटलीस्ट सेंचुरी ओल्ड होगा, तो कैसे हो सकता है कि यूके में नहीं हुआ होगा। लेकिन कबड्डी एक इंडियन गेम है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ कॉमन सेंस कि एक इंडियन गेम के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन सेंस कि हो सकता है इंग्लैंड में कबड्डी बहुत ज़्यादा नहीं खेली जाती हो, तो इसलिए वहाँ पे कभी वर्ल्ड कप नहीं हुआ होगा। इसलिए कबड्डी एक रैशनल ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हो, राइट। हॉकी के लिए वो क्यों पूछेंगे, बैडमिंटन पहली बार क्यों होगा वहाँ पे, हुआ होगा आज तक, सैकड़ों साल हो गए उसको खेलते खेलते। इन दिस वे यू कुड कम अप टू द आंसर। ये एक तरीका है, अगर आपको नहीं पता है तब भी आप ऐसा लॉजिक लगा के ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। 15th क्वेश्चन था, 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। अब ये अवार्ड किया गया था विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को, और क्या डिस्कवर करने के लिए किया गया था वही आपको बताना है। अगर क्वेश्चन ये होता कि अवार्ड किसको मिला है तब तो मैं समझ सकता था कि आंसर इसका कठिन होने वाला था, बहुत सारे लोगों को नाम नहीं याद होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डिस्कवरी पूछी है तब मेरे ख्याल से आपको इतना प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि आप मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और नोबेल पीस प्राइज़ अगर किसी को मिला है रिसेंटली, या किसी को अगर लिटरेचर या बुकर प्राइज़ किसी को मिला है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। लिटरेचर में नोबेल किसको मिला है, एक आई थिंक साउथ कोरियन कोई वुमन थी, उन्होंने कोई बुक लिखी थी, उसको मिला था।
तो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। तो हाउएवर जो ऑप्शंस दे दिए थे उन्होंने, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा और कन्फ्यूजिंग हो गया कि मैसेंजर आरएनए है या राइबोसोमल आरएनए है या ट्रांसफ़र आरएनए है या माइक्रो आरएनए है। सो ऑब्वियसली दैट मेड दिस क्वेश्चन वेरी टफ, रिलेटिवली टफ, बट इट वॉज इंडीड डूएबल अगर आपको याद रख पाओ कि इट वॉज माइक्रो आरएनए दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय गैरी रुवकुन एंड विक्टर एम्ब्रोज, और ये बहुत फेमस भी रहा था। तो लॉजिकल तरीके से तो आप इसको नहीं लगा सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर आप रट के जाओ तो आप कर सकते हो। सो आई विल पुट इट एज अ मॉडरेट क्वेश्चन, दिस वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी इसमें। अगेन 16 क्वेश्चन था, इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024। अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली में कंटेंशियस है, कुछ लोग इसका ऑप्शन ताइवान भी बता रहे हैं, कुछ लोग यूके भी बता रहे हैं। यूके में देयर आर सम न्यूज़ कि यूके में दुनिया का सबसे बड़ा अभी ये जो विंड फॉर्म है वो लगाया गया था 2024 में, बट अभी ये थोड़ा सा कंटेंशियस है, कुछ लोग ताइवान भी बता रहे हैं। तो आप इनमें से अगर किसी एक को मार के आए हैं तो यू शुड बी लेस वरीड, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को धरती पे वापस लाया गया था, और वो स्पेस एक्स की किस स्पेस क्राफ्ट में आए थे। तो आपको उस स्पेस क्राफ्ट का नाम बताना है। आंसर इसका ड्रैगन है, बट आई होप क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत रहा है तो हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो, बहुत सारे लोग चैलेंजर में कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ लोग डिस्कवरी में कंफ्यूज हो गए होंगे। वो मतलब एक ऐसी बात है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, देयर शुडंट बी टू मच, यू शुडंट बी टू मच वरीड अबाउट इट। कोई एग्जैक्टली कभी कभी चीज़ें नहीं याद होती हैं, और एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देते हुए उन चीज़ों को रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप करके आए हो और आप ड्रैगन लगा के आए हो तो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुए थे। अब 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में मेंस फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला था? तो अनटिल अनलेस यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स या आप ओलंपिक्स आपने खुद देखे हो, तब तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। अदरवाइज़ या आप बहुत ज़्यादा ट्विटर या सोशल मीडिया चलाते हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी मेडल आता है तो उसको प्रधानमंत्री से लेकर सबको उसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो अगर आप फॉलो करते हो मोदी जी को ट्विटर पे या अन्य लोगों को, मिनिस्टर्स को या IAS ऑफिसर्स को, तो आपको पता होगा कि दिस वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ श्री अमन शेहरावत जी। उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और हमें रेसलिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो दिस एंड ही बिकेम क्वाइट फेमस एज वेल। तो मतलब अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली मतलब आप बहुत डेप्थ में उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। कल अगर वो कहीं कुछ और रनिंग से पूछ लेंगे तो आप बता पाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट ये वाला क्वेश्चन सबको आना चाहिए था। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन, उसका नाम क्या है? भारत का जो पहला मैन्ड डीप ओशन मिशन है उसका नाम क्या है? ये बहुत फेमस था। इसका एक्चुअली में नाम है कुछ मत्स्य 6000 करके, ये इसका एक्चुअली में नाम है मत्स्य 6000। लेकिन उन्होंने तो बस उस मतलब एक तरीके से उस मानवयुक्त विमान का नाम पूछा है। मतलब विमान तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो पनडुब्बी टाइप की होती है, सबमरीन टाइप की, जो ज़मीन के अंदर जाती है, पानी के अंदर जाती है। 6000 किलोमीटर तक ये शायद जाती है, 6000 माइल्स तक, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया था। तो इसका नाम था समुद्रयान। आप एक लॉजिक भी लगा सकते थे कि वरुणयान होना तो बहुत मुश्किल है, डाइव इंडिया होना भी थोड़ा सा मुश्किल है, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, डाइव इंडिया भी हो सकता है। विक्रमादित्य होना भी मुश्किल है, क्योंकि विक्रमादित्य और विक्रांत ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम है, तो एक ही नाम बार बार नहीं रखा जाता है मिशंस का। समुद्रयान मोस्ट लॉजिकल भी था, रैशनल भी था। अगर आप तुक्का भी लगा के आते तो आप समुद्रयान ही लगा के आते। एंड दिस इज़ द आंसर। विच सिटी विल होस्ट दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? अब ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसका आंसर है ग्लासगो। हाउएवर आई विल कंसिडर दिस टू बी ए टफ क्वेश्चन, इतना कोई प्रिपेयर नहीं करके जाता है। लास्ट वाले कहाँ हुए थे? जो ओलंपिक गेम्स हैं, नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स हैं, वो आप याद कर सकते हो। कॉमनवेल्थ का उतना लोगों को याद नहीं होता है, तो यू शुडेंट बी मच वरीड अगर आपका गलत हो गया तो। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तो उन्होंने दिया है कोल फील्ड का नाम, और दूसरा उन्होंने बताया है कोल्ड फील्ड की लोकेशन। आपको मिलाना है और आपको नॉट पे फोकस करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ कोरबा और वो लगाए होंगे, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने नॉट पूछा है। तो उड़ीसा में है तालचेर, महाराष्ट्र में है वर्धा वैली फेमस, मध्य प्रदेश में नहीं है सिंगरेनी। सिंगरेनी इज़ आर वेरी फेमस कोल फील्ड ऑफ तेलंगाना। तो
तो ये तेलंगाना में है सिंगरेनी माइंस। तो इफ़ यू नो देम तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ तो ये दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने किसी मतलब एक्चुअली में किसी फॉरेस्ट के नाम नहीं पूछा है, उन्होंने किसी मतलब पार्क का नाम नहीं पूछा है, नेशनल पार्क का, उन्होंने कोल फील्ड का नाम पूछा है। कोल फील्ड के नाम याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो आई विल कैटेगराइज इट एज अ टफ क्वेश्चन। 2022 में एक और क्वेश्चन नंबर 22 उन्होंने पूछा था कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तूतीकोरिन को, अब ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स आर वेरी फेमस टॉपिक, ये यूपीएससी में भी बहुत पूछते हैं, पीसीएस में भी बहुत पूछते हैं, इनको तो आपको तैयार करना चाहिए एटलीस्ट। सबसे ज़्यादा पोर्ट कौन सा है जो कार्गो हैंडल करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा पोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से ब्रॉड कौन सा है पोर्ट है, सबसे ज़्यादा डीप कौन सा पोर्ट है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें तूतीकोरिन इज़ अ फिशिंग हार्बर, इट्स अ वेरी फेमस फिशिंग हार्बर, तो आपको पता होगा। चेन्नई एक आर्टिफिशियल हार्बर है, ये भी आपको पता होगा। आपको पता होगा हमारी ईस्ट कोस्ट हार्बर्स के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे आपको नेचुरल हार्बर्स मिलते हैं। हालांकि विशाखापट्टनम इज़ ए नेचुरल हार्बर, इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट कोस्ट पे कोई नेचुरल हार्बर है ही नहीं, ईस्ट कोस्ट पे भी हैं। विशाखापट्टनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ओल्ड, रादर ओल्डेस्ट परहैप्स शायद है। कोलकाता और बॉम्बे, विशाखापट्टनम ये बहुत ओल्ड हैं। मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। कोलकाता के सामने उन्होंने लिखा था डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया, दिस इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट। आंसर इज़ कृष्णपट्टम पोर्ट, जो आई थिंक एन्नौर में है, आप देख लेना एक बार। तो वो कृष्णपट्टम पोर्ट जो है वो इंडिया का सबसे डीपेस्ट हार्बर है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद विशाखापट्टनम जो हार्बर है वो डीपेस्ट हार्बर है, कहीं कहीं किसी किसी सोर्सेज में, अदरवाइज़ तो कृष्णपट्टम है सबसे डीपेस्ट, कोलकाता नहीं है फॉर श्योर। तो इसका आंसर तो ये होने वाला है। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे दो लिस्ट हैं। एक लिस्ट में उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दिए और एक में उन्होंने स्टेट के नाम दिए जिनमें वो हैं। नाउ दिस आंसर इज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। अगर आपको बेसिक भी पता है, अगर आपको लाइक सिमलीपाल उड़ीसा में ये सबको पता होता है, और बी अगर आप देखो तो दो ही जगह है खाली। मानस असम में है, ये भी बहुत इजी बनाता है इसको। अगस्त्यमलाई नाम से ही लग रहा है केरल में होगा। एंड नॉकरीक इज़ इन मेघालय, नॉकरीक हो सकता है बहुत लोगों को नहीं याद हो, अगस्त्यमलाई पता होगा। आप लॉजिक भी लगा सकते थे कि अगस्त्यमलाई केरल में ही होगा, और अगस्त्यमलाई केरल में खाली एक ही ऑप्शन में है। तो आई थिंक दिस वॉज अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 वॉज कि पद्म भूषण 2025 अवार्ड मिला है साइंस और इंजीनियरिंग के लिए विनोद धाम जी को। और क्वेश्चन ये था कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, किस चीज़ की डेवलपमेंट में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है जिसके लिए उनको ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था साइंस और इंजीनियरिंग का। नाउ दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, ये करंट अफेयर है। अगर आपके सामने एक बार ये आया होगा, आपको याद रह गया होगा, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये पता होने के चांसेस बहुत कम है। सो द आंसर इज़ इसका पेंटियम चिप, तो ये आंसर इसका है। पेंटियम चिप उन्होंने बनाई थी, उसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए उनको पद्म भूषण साइंस और इंजीनियरिंग का अवार्ड मिला था। 25th क्वेश्चन वॉज इंडिया ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3, इट वॉज आई थिंक 2023। तो तब हमने कोई चंद्रयान 3 से सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पे। दिस वाज अ रिमार्केबल मिशन। हम पहले ऐसे कंट्री थे जो साउथ पोल पे पहुंचे थे, मून के पहली कंट्री थे हम जहाँ पे मून के साउथ पोल पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। लेकिन हम कौन सी कंट्री थे ओवरऑल जिसने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी? अ लॉट ऑफ यू वुड हैव बीन कन्फ्यूज्ड और उन्होंने थर्ड आंसर लगाया होगा। पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मेरे मन में भी थर्ड ही आया था, बट रियल आंसर इज़ फोर्थ, क्योंकि हमसे पहले एक्चुअली में इवन रशिया, US and China has done it. So we were the fourth country to make a soft landing on the moon, and we were the first country to make a soft landing on the south pole of the moon. कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद रशिया ने नहीं कर पाया था, बट वो रशिया का दूसरा मिशन था और वो रशिया साउथ पोल पे लैंड करना चाह रहा था। सॉफ्ट लैंडिंग दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड, सो वी वर द फोर्थ नेशन। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, दी लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2024 के, अब ये कितने फेजेज़ में हुए थे वो क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे ख्याल से ये जो पेपर किसी ने सेट किया है वो MS धोनी का फ़ैन है, थाला फ़ैन है, और उसको 7 नंबर्स बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली में 7 फेजेज़ में हुए थे। नाउ दिस इज़ अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, अगर आपको पता भी होगा तब भी याद कर पाना। 2025 में हाउ मैनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड? नाउ दिस वॉज ऑल्सो I will say
रिलेटिवली मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि आप इतना तो पढ़ के जाओ कि पद्म विभूषण किसको मिला है। आप कंफ्यूज हो सकते हो इस बात में कि पद्म विभूषण किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, पद्मश्री किसको मिला है, और कितने कितने लोगों को एटलीस्ट नंबर किन किन को मिला है। अगर आपको वो नहीं पता है तो एटलीस्ट कितने लोगों को मिला है वो पता होना चाहिए। तो पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, और ये आदमी जिसने पेपर अटेम्प्ट किया वो भी थाला फैन है, तो उन दोनों ने 7 लगाए हैं। अदरवाइज़ तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है। आई विल नॉट कैरेक्टराइज देम एज ईजी क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन वॉज, इनमें से कौन सा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। नाउ ये फ्री का नंबर है अगर आप बहुत सही तरीके से सोचो तो। देखो बेंगलुरु एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं है, पता होगा आपको ये बात। कानपुर भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। आप फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन है फोल्टा SEZ। SEZ का आपको फुल फॉर्म ही पता होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली। तो आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी इसका आंसर दे सकते थे। फिर एक इसमें एक ऑप्शन ये भी लगता है कि ऑड वन आउट, बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली, ये तो बहुत ब्रॉड ऑप्शन है, राइट। एक पूरे शहर को कोई एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बोल सकते हो आप। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, जोन। दिल्ली कोई जोन नहीं है, बेंगलोर कोई जोन नहीं है, कानपुर कोई जोन नहीं है, लेकिन ये जो फाल्टा SEZ है तो ये नॉर्मली आप इस आंसर के साथ आप जा सकते थे, राइट। थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सा अपने दिमाग को कूल करके यू वुड हैव मार्क दिस आंसर। इट वॉज अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन आई वुड से। 29 को देखो आप, तो व्हेन द जीरो पॉवर्टी कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जीरो पॉवर्टी कैंपेन शुरू किया होगा, जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया होगा। वो पूछ रहे हैं किस डेट पे किया था, 26 जनवरी, 2 अगस्त, 15 अगस्त। एग्जैक्टली अगर आप इसको नहीं पढ़ के गए हो तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तुरंत देख के लीव कर देना चाहिए। दिस इज़ दी नॉर्मल एडवाइस दैट आई वुड गिव टू यू, कि क्योंकि यहाँ पे डेट्स बहुत क्लोज हैं भाई। 2025 है, 2024 है, और सारी की सारी डेट्स ऐसी हैं जो बहुत फेमस डेट्स हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी योजना लाती है लाइक जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एजुकेशन से रिलेटेड, तो पर्टिकुलरली इन्हीं डेट्स पे आती है वो, फेमस डेट्स पे। तो इसका आंसर फ़िलहाल के लिए है 2 अक्टूबर 2024। ये आपको पता हो बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको लीव कर देने चाहिए अगर आपको नहीं आते हैं तो। What initiative did the Indian government launch to encourage climate friendly lifestyle choices among citizens? अब आप इस क्वेश्चन के बाद इन आंसर्स को ध्यान से पढ़िए। आंसर में पहला है, ऑप्शंस में पहला है ग्रीन इंडिया मिशन। क्या ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में बात करता है। दूसरा था मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या क्लाइमेट फ्रेंडली है? बिल्कुल है। लाइफ का फुल फॉर्म क्या था? मोदी जी ने बताया था आई थिंक ग्लासगो में, कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दिस इज़ इट्स फुल फॉर्म। और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे भी लाइफ स्टाइल वर्ड है और लाइफ के फुल फॉर्म में भी लाइफ स्टाइल आता है, इसलिए ये आंसर होना चाहिए इसका। इट वॉज अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान, अब ये क्लाइमेट फ्रेंडली तो है लेकिन एक ब्रॉड सेंस में। स्वच्छ भारत अभियान का क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, ये इनके प्राइमरी एम है, ना कि क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो गंगा से ही स्पेसिफिकली रिलेटेड है, लेकिन मिशन लाइफ स्टाइल इज़ मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये जो मिशन लाइफ है ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है, तो ये लाइफ स्टाइल चॉइसेस को प्रमोट करता है, क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल चॉइसेस को। तो दिस वॉज अ डुएबल क्वेश्चन। 31 वॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। तो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? दिस वॉज आई थिंक डी गुकेश को मिला है। तो दिस वॉज ऑल्सो फेमस। इनमें से कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, सी, बी, डी। बी तो है, बी में जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ए, डी, के ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। इनमें से एक असर्शन है और एक रीज़न है, और आपको आंसर पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है। असर्शन ये कह रहा है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को। तो जो उभयचर प्राणी होते हैं वो ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। रीजन ये दे रहा है कि एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। क्योंकि, तो ये क्यों सह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग? क्योंकि इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो बेसिकली ये बात गलत है। अगर 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता तो पहली बात तो इनके जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है।
तो जैसे ही आपका आर गलत हो जाता है तो यहाँ से ये वाला तो ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया। तो हमेशा कोशिश करिए जब रीजन असर्शन का क्वेश्चन आता है कि उनमें से कोई एक गलत ढूंढ लीजिए। अगर उनमें गलत हो जाता है फिर आप एक ही ऑप्शन के साथ बचते हो, विच इज़ दिस वन इन दिस केस। अगर आपको दोनों सही भी लग रहे हैं तब आप देखिए कि क्या वो सही रीज़न दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, एंड देन मार्क द आंसर। 34 पूछा था कि इनमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग लिटिल ब्रेन कहते हैं, तो दिस वॉज सेरिबेलम। ये रटी रटाई चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक साइंस। नॉक नी सिंड्रोम ये किस के पोल्यूशन के कारण होता है? बहुत सारे लोगों ने शायद हैवी मेटल में कंफ्यूज किया होगा, बट इट इज़ ड्यू टू फ्लोराइड्स। तो नॉक नी सिंड्रोम जो होता है वो फ्लोराइड के पोल्यूशन की वजह से होता है। दिस इज़ फैक्चुअल नॉलेज, यू हैव टू मग इट अप। ऐसे ब्लू बेबी सिंड्रोम किस लिए होता है? नाइट्रोजन या नाइट्रेट की वजह से होता है शायद, ऐसे आपको पता होनी चाहिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नॉकनी, है ना। और ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ, 36 क्वेश्चन वॉज कि ब्लड किसका टाइप है? वो कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है या एपिथेलियल टिश्यू है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है। तो रक्त इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन। थोड़ा भी अगर आपको बायो पढ़ के गए हो तो इतना तो आप पढ़ के जाते ही हो, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ के जाते हो, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ के जाते हो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द स्टेट्स विच वर अनेक्स्ड बाई द ब्रिटिश were annexed to the British Empire by Lord Dalhousie on the pretext of doctrine of lapse। तो सतारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये तो सब वो राज्य थे जो लॉर्ड डलहौजी ने, जो उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उनके अंतर्गत वो ले लिए थे। कर्नाटक और अवध ये दो ऐसे स्टेट थे या ये दो ऐसे प्रोविंसेस थे जिनको मैल एडमिनिस्ट्रेशन या शायद मिस गवर्नेंस के नाम पे लिया गया था। इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया गया था। सो दिस वाज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। नागपुर, झांसी, सतारा फेमस है, और कर्नाटक या जो आप कह लो कि जो मैसूर एम्पायर था रिलेटेड विद हैदर अली, तो वो वाला एम्पायर जो है वो मिस गवर्नेंस के नाम पे लिया गया था। एंड इट वाज बॉडेयर डायनेस्टी विच वाज रिस्टोर्ड आफ्टर द फॉल ऑफ टीपू। तो उस एम्पायर को या उस डायनेस्टी को ख़त्म करके कम्प्लीटली उसको ब्रिटिश के अंदर ले लिया गया था। अभी के लिए कर्नाटक इसका आंसर है। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन आई बिलीव। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत ईजी क्वेश्चन है। एटलीस्ट 1885 और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से अगर कोई क्वेश्चन आता है, ए.यू. ह्यूम, एस.एन. बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट बॉम्बे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट बॉम्बे? तो बॉम्बे में जो सेशन हुआ था AITUC का, आई थिंक 1921 या 1920 में, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इट वॉज लाला लाजपत राय। NM जोशी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, और इन्होंने ही शायद फॉर्म भी की थी AITUC को। तो कुछ लोग यहाँ पे शायद उन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया होगा और वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गए होंगे इन दोनों में, बट एक्चुअली में इसका आंसर अभी के लिए लाला लाजपत राय जी हैं। हु एस्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस? दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए होंगे। हम जैसे BHU का नाम सुनते हैं हम मदन मोहन मालवीय मार के आते हैं, बट ये इसका आंसर नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में 1898 में फॉर्म हुआ था, जो लेटर यानी कि बाद में इमर्ज होता है बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। इट वॉज एनी बेसेंट विच स्टैब्लिश्ड, हु स्टैब्लिश्ड इट, ठीक है। उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया। एंड देन लेटर ऑन BHU, जब ये इमर्ज होता है BHU के रूप में, देन इट वॉज मदन मोहन मालवीय हु प्लेड द की रोल। 41 क्वेश्चन वॉज वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। तो दिस वॉज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन। In which year was the Uttar Pradesh State Organic Certification Agency established? Now this is a tough question. Until and unless कोई यूपी के जो GK VK है उसको एकदम रट के ही गया है, इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। अगेन दिस इज 7 यानी थाला फैन ने पेपर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन विच ईयर यूपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड? 2007, और इस आदमी की बात पता थी। तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन।
बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो नहीं कर पाए होंगे इसको, जो स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस का पढ़ते हैं वो शायद कर पाए हों। अगेन 43 क्वेश्चन, विच कैश क्रॉप इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो भाई देखो, मक्का तो एक तरीके से नकदी फसल ही नहीं है, वो तो कैश क्रॉप ही नहीं है। गेहूँ तो कैश क्रॉप ही नहीं है ना। कपास और गन्ना ये दो बचती हैं। तो गन्ना, शुगर केन इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड विद यूपी। यूपी आई थिंक नंबर 1 प्रोड्यूसर है शुगर केन का, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा यूपी की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा गन्ने का। तो दिस इज़ अ डूएबल क्वेश्चन। आप इसको देख के अगर आप कंफ्यूज भी हुए कॉटन में, तो कॉटन उतना यूपी में होता नहीं है। रिलेटिवली यहाँ की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कॉटन के लिए प्रेफरेबल नहीं है। शुगर केन ही यूपी में होता है और शुगर केन के लिए यूपी बहुत फेमस भी है, तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश इज़ रिलेटेड टू। जो ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम है, नाउ दिस इज़ क्वाइट डिबेटेड, तो ये किससे रिलेटेड है। ये प्राइमरी स्कूल को, जो पूरी प्राइमरी एजुकेशन है उसी को रिवैम्प कर देने के लिए है। उत्तर प्रदेश में बहुत इफ़िशिएंटली प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प नाम की स्कीम लॉन्च की गई थी। 2023-24 विच स्टेट वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया। तो थोड़ा सा बायस रखिए, जब भी आप किसी स्टेट पीसीएस का पेपर देने जाइए तो हमेशा थोड़ा सा बायस रखिए उस स्टेट के प्रति, राइट। अब जैसे उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन था, तो उत्तर प्रदेश फेमस है शुगर केन के लिए, तो थोड़ा सा बायस रखिए शुगर केन के प्रति, अनटिल एंड अनलेस यू आर टोटली अवेयर ऑफ द फैक्ट। तब तक अगर आपको नहीं पता है कि कौन लीडिंग प्रोड्यूसर था, वो भी 2023-24 में, 24-25 में नहीं, तो ऑब्वियसली आप बायस रखिए उत्तर प्रदेश के प्रति कि इनमें से, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी ऑप्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ये मतलब हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करेगी, बट इट जनरली वर्क्स, तो आप उस हिसाब से ऐसे देख सकते हैं। फिर वेन वॉज द किसान मित्र योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे वो था कि जो बीज वाली संस्था थी जो कब स्टार्ट की गई थी, वैसे किसान मित्र योजना, अब ये योजना स्टार्ट हुई थी 2001 में। तो अनटिल एंड अनलेस आपने वो आई थिंक घटना वटना चक्र में दी गई हो और आप उसको पढ़ के आए हो, तब तो अलग बात है, अदरवाइज़ इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको याद भी है कि 2001 में ही हुई थी, तो फिर आप कैसे याद रख पाओगे कि वो जून का महीना था या अगस्त का महीना था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिलेटिवली थोड़ा सा स्किप मोड पे रखिए। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो, उसको अनटिल एंडलेस आप 2-3 ऑप्शन को तो एटलीस्ट एलिमिनेट करो, 2 को तो कर ही दो, 1-2 को तो कर ही दो, तब तक उसको अटेम्प्ट मत करो। सारे डेट्स हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है तो उसको स्किप कर दो। इसके बाद ये था कि इनमें से मिसिंग नंबर आपको बताना है। इधर देखिए आप, 2, 80, 6, 24, 3, 120 और क्वेश्चन मार्क और 36। तो लॉजिकल मैंने इसका ये निकाला है आंसर कि 2 में आप 40 का गुणा करोगे तो आ जाता है 80, राइट। 6 में आप 4 का गुणा कर देते हो तो आ जाता है 24। 3 में आप 40 का गुणा कर देते हो आता है 120। तो आप कितने में 4 का गुणा कर दो कि आ जाए 36, तो आंसर हो जाएगा इसका 9। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन वॉज डूएबल। हालांकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये क्लिक किया हो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप इसको नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाइए अपनी। 48 क्वेश्चन वॉज कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब व्हाट वाज द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकलती होगी, आई थिंक नीति आयोग या आरबीआई निकालती होगी, तो उसमें उत्तर प्रदेश का क्या स्कोर था ये बताना है आपको, वो भी कब का, 2022-23 का। तो दिस वॉज ऑल्सो रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, अनटिल अनलेस यू आर वेरी गुड विद डेटा फैक्ट फिगर्स, तब तक ये क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। और इसका आंसर है एक्चुअली में 45.9। 49 क्वेश्चन, दिस वॉज डूएबल क्वेश्चन और आपको ये करना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉट गुड विद नंबर्स। बहुत सारे फैक्ट नहीं याद कर सकते हो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सही करके आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशियन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। कि अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में कौन सी करंट बहती है। तो आप 1 मिनट के लिए अमेरिका का आप मैप रिकॉल करो, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ बनता है अमेरिका। यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट है, तो पेरुवियन कोस्ट है तो हम्बोल्ट पेरुवियन को ही बोलते हैं, तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे अलास्का वाला पार्ट है तो अलास्का करंट यहाँ पे होगी। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, ये रहा अटलांटिक ओशन, ये रहा अटलांटिक ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन, राइट। तो अब आप सोचिए कैलिफोर्निया करंट कहाँ पे होगी, जहाँ पे कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया भी वेस्ट कोस्ट पे है, तो वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया करंट होगी, तो इट मस्ट बी बेंगुएला करंट, क्योंकि अलास्का भी इधर है, कैलिफोर्निया भी इधर है, तो ये पैसिफिक में होंगी। हम्बोल्ट करंट भी पैसिफिक में होगी, तो अटलांटिक ओशन में कौन सी होगी, बेंगुएला। तो इट वॉज अ रिलेटिवली डूएबल क्वेश्चन। अगर आप बहुत मतलब सोच के करते तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते।
इसके बाद है 50 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001-2011। अब मैं आपको बता दूं इसको शॉर्टली करने का तरीका। क्वेश्चन ये पूछा है कि 2001 और 2011 के बीच में शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि कहाँ दर्ज की गई। तो देखो, महाराष्ट्र में ऑलरेडी अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, केरला में अर्बनाइजेशन ठीक ठाक है, सिक्किम में भी अर्बनाइजेशन है गैंगटॉक को छोड़ के आसपास, और यहाँ पे रैपिडली बहुत चेंजेस भी नहीं आ सकते। तो नागालैंड इट शुड बी, जहाँ पे डिकेडल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। क्वेश्चन इज़ नॉट कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ कहाँ पे हुई है। तो जहाँ पे रूरल एरियाज़ ज़्यादा होंगे, लाइक जहाँ पे पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, तो वहाँ पे ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलेगी। और जहाँ पे ऑलरेडी अच्छी खासी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रह रही है, वहाँ पे अर्बन टू रूरल या रूरल टू अर्बन ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलेगी, राइट। तो इस हिसाब से आप नागालैंड और सिक्किम में किसी एक को चुन सकते थे। अगर आपने नागालैंड लगाया तो दैट इज़ द आंसर। महाराष्ट्र और केरला आपको इसमें एलिमिनेट कर देना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि अच्छी खासी वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है।